मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं है सिवाय उनके जिन्हें हम मान लेते हैं। गरीबी और अमीरी दोनों ही विचार की संतानें हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सोचिए और अमीर बनिए बाय नेपोलियन हिल। आस्था, इच्छा को हासिल करने का विश्वास और स्पष्ट चित्र अमरी की दिशा में दूसरा कदम। आस्था मस्तिष्क की हेड केमिस्ट्री है। जब आस्था को विचार के साथ मिलाया जाता है तो अवचेतन मस्तिष्क तत्काल इस कंपन को भांप लेता है, इसे इसके आध्यात्मिक समतुल्य में बदल देता है और इसे अनंत प्रज्ञा को संप्रेषित कर देता है, जैसा कि प्रार्थना के साथ होता है। सकारात्मक भावनाओं में सबसे सशक्त भाव है आस्था, प्रेम और सेक्स। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो ये विचार को इस तरह से रंग देते हैं कि तत्काल अवचेतन मस्तिष्क सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है, जहां यह आध्यात्मिक समतुल्य में बदल जाता है, क्योंकि इसी आध्यात्मिक समतुल्य की क्रिया पर अनंत प्रज्ञा की प्रतिक्रिया होती है। आस्था कैसे विकसित की जाए? अब एक ऐसी बात कही जाएगी जो आपको आत्म सुझाव ऑटो सजेशन के सिद्धांत के महत्व को बेहतर समझ प्रदान करेगी, क्योंकि इच्छा के भौतिक या आर्थिक समतुल्य में रूपांतरण में ये सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे आप ऑटो सजेशन के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा प्रेरित या निर्मित कर सकते हैं। अगर आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को बार बार निर्देश दें तो आस्था विकसित हो सकती है। उदाहरण के तौर पर आप उस उद्देश्य पर विचार करें जिसके लिए आप ये पुस्तक पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से लक्ष्य यही है कि आप इच्छा के अमूर्त भाव को इसके भौतिक समतुल्य यानी धन में बदलने की योग्यता हासिल करना चाहते हैं। ऑटो सजेशन और अवचेतन मस्तिष्क वाले अध्यायों में कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें ऑटो सजेशन वाले अध्याय में संक्षेप में बताया गया है। इन निर्देशों का पालन करके आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को यह यकीन दिला सकते हैं कि आपको इस बात का पूरा भरोसा है कि आपको अपनी मुंह मांगी चीज़ मिल जाएगी। आपका अवचेतन मस्तिष्क इस विश्वास पर काम करेगा और फिर यह आपको आस्था प्रदान करेगा, जिसके बाद आपके दिमाग में वे निश्चित योजनाएं आएंगी जिनके द्वारा आप अपनी मनचाही चीज़ हासिल कर सकते हैं। आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे आप अपनी इच्छा से विकसित कर सकते हैं, परंतु तभी जब आप सभी 13 सिद्धांतों में पारंगत हो जाएं। इसका कारण यह है कि आस्था एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो स्वतः विकसित होती है और इसमें आपको लगन की और इन 13 सिद्धांतों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। अगर आप आस्था के भाव को अपनी इच्छा के अनुसार विकसित करना चाहते हैं तो इसका एकमात्र तरीका यही है कि आप अपने अनकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मस्तिष्क को बार बार सकारात्मक निर्देश देते रहें। शायद आप इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे अगर मैं आपको बता दूं कि कई लोग अपराधी किस तरह बनते हैं। एक प्रसिद्ध क्रिमिनोलॉजिस्ट के शब्दों में, जब लोग पहली बार अपराध के संपर्क में आते हैं तो वे इससे नफरत करते हैं, परंतु अगर वे कुछ समय तक अपराध के संपर्क में रहते हैं तो वे इसके आदी हो जाते हैं और इसे सहन करने लगते हैं। अगर वे ज़्यादा लंबे समय तक अपराध के संपर्क में रहें तो वे आखिरकार इसमें शामिल हो जाते हैं, इससे प्रभावित हो जाते हैं। इस तारतम्य में आप एक बार फिर इस वक्तव्य पर विचार करें। जिन विचारों के पीछे प्रबल भावना होती है और जिनमें आस्था का मिश्रण होता है, वे सभी विचार तत्काल अपने भौतिक समतुल्य में बदलना शुरू हो जाते हैं। भाव या विचारों का भावनात्मक पक्ष में तत्व हैं जो विचारों को जीवंतता, जीवन और सक्रियता देते हैं। आस्था, प्रेम और सेक्स के भाव जब किसी भी विचार के संवेग के साथ जुड़ते हैं तो वे उसे बेहद शक्तिशाली बना देते हैं। न केवल आस्था से जुड़े विचार, संवेग, बल्कि किसी भी सकारात्मक भाव या नकारात्मक भाव से जुड़े विचार, संवेग अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं और उसे प्रभावित कर सकते हैं। कोई भी बदकिस्मती का मारा नहीं होता। इससे आप ये जान जाएंगे कि अनकॉन्शियस माइंड किसी भी विचार को उतनी ही तेजी से भौतिक समतुल्य में बदलता है, चाहे वह विचार सकारात्मक या रचनात्मक हो या फिर वह विचार नकारात्मक हो। यही उस अद्भुत रहस्य का कारण है जिसे करोड़ों लोगों ने अनुभव किया है और जिसे वे दुर्भाग्य या बदकिस्मती कहते हैं।
ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ये मानते हैं कि वे गरीबी और असफलता में जीने के लिए इसलिए अभिशप्त हैं क्योंकि कोई रहस्यमयी शक्ति उनके खिलाफ काम कर रही है, जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इस नकारात्मक आस्था या विश्वास के कारण वे अपने दुर्भाग्य के निर्माता खुद होते हैं, क्योंकि उनका अनकॉन्शियस माइंड उनके इस नकारात्मक विश्वास को पकड़ लेता है और इसे भौतिक समतुल्य का रूप दे देता है। यहाँ पर एक बार फिर ये बताना उचित होगा कि यदि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आप उसे अपने अवचेतन मस्तिष्क अनकॉन्शियस माइंड तक पहुँचा दें। परंतु इसके लिए जरूरी है कि आप वह इच्छा प्रबल और आशावादी हो, और अगर ऐसा है तो आप उसे इसके भौतिक या आर्थिक समतुल में बदल सकते हैं। आपकी आस्था या विश्वास ही वह तत्व है जो आपके अवचेतन मस्तिष्क की क्रिया को निर्धारित करता है। ऑटो सजेशन के द्वारा आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को धोखा देने में आपको कोई नहीं रोक रहा है, जिस तरह से मैंने अपने पुत्र के अवचेतन मस्तिष्क को धोखा दिया था। इस धोखे को अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए इस तरह व्यवहार करें जैसे आपके पास पहले से ही वह भौतिक वस्तु मौजूद हो जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं, और ये भाव आप में उस समय होना चाहिए जब आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को आदेश दे रहे हों। अनकॉन्शियस माइंड विश्वास और आस्था की स्थिति में दिए गए किसी भी आदेश को जिसके बारे में आपको विश्वास हो कि वह हकीकत में बदल जाएगा, सबसे सीधे और प्रैक्टिकल तरीके से इसके भौतिक समतुल्य में बदल देगा। निश्चित रूप से इतना कहा जा चुका है कि आप उस शुरुआती बिंदु पर पहुंच सके जहां से प्रयोग और अभ्यास के द्वारा आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को दिए जाने वाले किसी भी आदेश को आस्था से सरोवर करने की योग्यता हासिल कर सके। पूर्णतः अभ्यास से ही आएगी। यह केवल निर्देशों को पढ़ने भर से नहीं आ सकती। आपके लिए आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप सकारात्मक भावनाओं को अपने मस्तिष्क की प्रबल शक्तियों के रूप में प्रोत्साहित करें और नकारात्मक भावनाओं को हतोत्साहित करके उन्हें अपने मस्तिष्क से निकाल दें। जिस मस्तिष्क में सकारात्मक भावना की प्रबलता होती है, वह उस मानसिक अवस्था का प्रिय निवास बन जाता है जिसे आस्था कहा जाता है। वह मस्तिष्क इच्छा के अनुरूप अवचेतन मस्तिष्क को निर्देश देता है निर्देश देता है जिसे ये स्वीकार करता है और इस पर तत्काल काम करता है। आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे आत्म सुझाव द्वारा विकसित किया जा सकता है। युगों युगों से धर्मावलंबी संघर्षरत मानवता को यह संदेश देते रहे हैं कि उन्हें इस या उस धार्मिक सिद्धांत में आस्था रखनी चाहिए, परंतु वे लोगों को ये बताने में असफल रहे कि आस्था को किस तरह से पैदा किया जाए। उन्होंने यह नहीं बताया कि आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे आत्म सुझाव द्वारा विकसित किया जा सकता है। ऐसी भाषा में जिसे एक आम आदमी समझ सके, हम वो सिद्धांत बताएंगे जिसके द्वारा आस्था वहाँ विकसित की जा सकती है जहाँ पर अभी इसका अस्तित्व नहीं है। अपने आप में आस्था रखें, परमपिता में आस्था रखें। इसके पहले कि हम शुरू करें, आपको एक बार फिर यह याद देना जरूरी है, आस्था ही वह अमर अमृत है जो विचार के आवेग को जीवन, शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। पिछला वाक्य दोबारा पढ़ने लायक है, और तीसरी बार और चौथी बार भी वह जोर से पढ़ने लायक है। आस्था धन कमाने का शुरुआती बिंदु है। आस्था उन सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है जिन्हें विज्ञान के नियमों के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। आस्था असफलता का एकलौता इलाज है। आस्था वह तत्व, वह रसायन है जिसे जब प्रार्थना के साथ मिलाया जाता है तो इंसान अनंत प्रज्ञा के साथ सीधा संवाद करता है। आस्था वह तत्व है जो इंसान के सीमाबद्ध मस्तिष्क द्वारा निर्मित विचारों के आम कंपनों को आध्यात्मिक समतुल्य में रूपांतरित करता है। आस्था एकलौता माध्यम है जिसके द्वारा इंसान आनंद प्रज्ञा की वैश्विक शक्ति का दोहन और प्रयोग कर सकता है। आत्म सुझाव का जादू। प्रमाण आसान है और आसानी से दिया जा सकता है। यह आत्म सुझाव के सिद्धांत में लिपटा हुआ है। आइए हम अपने ध्यान को आत्म सुझाव के विषय पर केंद्रित कर लें और ये पता लगाएं कि यह क्या है और यह क्या हासिल करने में समर्थ है। यह तथ्य तो सभी जानते हैं कि आदमी अपने आप से जो बात बार बार दोहराता है, वह आखिरकार उस बात पर विश्वास करने लगता है, चाहे वह बात सही हो या गलत। अगर कोई आदमी बार बार किसी झूठ को दोहराता रहे, तो अंततः वो उस झूठ को सच के रूप में स्वीकार कर लेगा। यही नहीं, वह विश्वास करने लगेगा कि यही सच है। इंसान वही बन जाता है जिस तरह के विचारों को वो अपने मस्तिष्क पर राज करने देता है। जिन विचारों को इंसान अपने मस्तिष्क में जगह देता है
और जिन्हें वह सहानुभूति के साथ प्रोत्साहित करता है और जिन्हें वह अपनी भावना के साथ संबंध करता है, वे प्रेरक शक्तियाँ बन जाते हैं, जो उसकी हर गतिविधि, हर कार्य और हर कर्म को नियंत्रित और निर्देशित करती है। आइए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चा वक्तव्य। जब विचार भावना के साथ संयोजित हो जाते हैं तो वो एक चुंबकीय शक्ति बन जाते हैं, जो अपने समान या अपने से जुड़े दूसरे विचारों को आमंत्रित करते हैं। भावना के साथ जुड़ जाने पर इस तरह से चुंबकीय हो गए विचार की तुलना हम उस बीज से कर सकते हैं जिसे उपजाऊ जमीन में बोए जाने पर वह अंकुरित होता है, उगता है और कई गुना हो जाता है, जब तक कि ये छोटा सा एक बीज अपने ही जैसे लाखों अनगिनत बीज नहीं बन जाता। मानवीय मस्तिष्क ऐसे कंपनों को लगातार आकर्षित करता है जो मस्तिष्क में रह रहे विचारों के अनुरूप हो। इंसान के मस्तिष्क में प्रबलता से मौजूद कोई भी विचार, योजना या लक्ष्य अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित और आकर्षित करता है और इन रिश्तेदारों से जुड़ने के बाद वह अधिक शक्तिशाली बन जाता है। उसकी प्रबल शक्ति तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वह उस व्यक्ति का प्रबल मालिक नहीं बन जाता, जिसके मस्तिष्क में वो निवास करता है। अब हम शुरुआती बिंदु पर फिर से चलें और यह जानें कि किस तरह किसी विचार, योजना या लक्ष्य का मूल बीज मस्तिष्क में बोया जा सकता है। ये जानकारी आसानी से दी जा सकती है। किसी भी विचार, योजना या लक्ष्य को बार बार दोहराए जाने पर इसे मस्तिष्क में रखा जा सकता है। इसलिए आपसे यह कहा गया है कि आप अपने प्रमुख लक्ष्य को लिख लें, इसे याद कर लें और इसे जोर से हर दिन पढ़ें जब तक ये ध्वनि के कंपन आपके अवचेतन मस्तिष्क तक न पहुंच जाए। दुर्भाग्यशाली माहौल के प्रभाव को हटाने का संकल्प करें और अपने जीवन को सही पटरी पर ले आएं। अपनी मानसिक पूंजी, एसेट्स और दायित्व, लायबिलिटीज का हिसाब लगाएं और आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आत्मविश्वास की कमी। आप ऑटो सजेशन के सिद्धांत की मदद से इस कमी या अड़चन को दूर कर सकते हैं और अपने संकोच को साहस में बदल सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग कुछ सकारात्मक विचारों के आसान प्रयोगों द्वारा किया जा सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इन सकारात्मक विचारों को लिख लें, याद कर लें और बार बार दोहराएं जब तक कि यह आपके अवचेतन मस्तिष्क के सक्रिय उपकरण का हिस्सा न बन जाए। आत्मविश्वास का फार्मूला। पहला, मैं जानता हूँ कि मुझ में जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है और इसलिए मैं खुद से ये अपेक्षा रखता हूँ कि मैं इसे हासिल करने के लिए निरंतर और लगन से कार्य करूं और मैं यहाँ पर अभी यह वादा करता हूँ कि मैं इसी तरह से कार्य करूँगा। दूसरा, मुझे एहसास है कि मेरे मस्तिष्क के प्रबल विचार अंततः अपने आप को बाहरी भौतिक कार्यों में बदल लेंगे और धीरे धीरे अपने आप को भौतिक वास्तविकता में रूपांतरित कर लेंगे। इसलिए मैं अपने विचारों को हर दिन 30 मिनट तक इस बात पर एकाग्र करूंगा कि मैं किस तरह का इंसान बनने के बारे में सोच रहा हूँ, ताकि मेरे मस्तिष्क में इसकी एक स्पष्ट तस्वीर रहे। तीसरा, मैं जानता हूँ कि ऑटो सजेशन के सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा मैं जिस भी इच्छा को अपने मस्तिष्क में निरंतर बनाए रखूँगा, वह अंततः किसी प्रैक्टिकल तरीके के द्वारा अपने आप को भौतिक समतुल्य में बदल लेगी और मुझे वह वस्तु हासिल हो जाएगी जिसका मैंने लक्ष्य बनाया है। इसलिए मैं हर दिन 10 मिनट इस काम में दूंगा कि मैं आत्मविश्वास का विकास करूं। चौथा, मैंने स्पष्ट रूप से जीवन में अपने प्रमुख निश्चित लक्ष्य का वर्णन लिखा है और मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझ में इसे हासिल करने का पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित न हो जाए। पांचवा, मुझे पूरी तरह से एहसास है कि कोई भी संपत्ति या पद तब तक लंबे समय तक बना नहीं रह सकता जब तक कि यह सत्य और न्याय पर आधारित न हो। इसलिए मैं किसी भी ऐसी गतिविधि में संलग्न नहीं होऊंगा जिससे इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लाभ न हो। मैं ऐसी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करके सफलता पाऊंगा जिनका मैं प्रयोग करना चाहता हूँ और मैं दूसरे लोगों के सहयोग के द्वारा सफलता पाऊंगा। मैं दूसरे लोगों को प्रेरित करूंगा कि वे मेरी सेवा करें, क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने का इच्छुक रहूंगा। मैं सारी मानवता के प्रति प्रेम विकसित करूंगा और घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ और दोष देखने की आदत को अपने मस्तिष्क से दूर करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि दूसरों के प्रति नकारात्मक नज़रिया रखने से मुझे कभी सफलता नहीं मिल पा सकती। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे दूसरों को मुझ पर विश्वास हो,
क्योंकि मैं उनमें और अपने आप में विश्वास रखूँगा। मैं इस फार्मूले पर अपने हस्ताक्षर करूँगा और इसे याद कर लूँगा और इसे हर दिन ज़ोर-ज़ोर से दोहराऊँगा। ऐसा करते समय मुझे पूरा विश्वास होगा कि यह मेरे विचारों और कार्यों को धीरे-धीरे प्रभावित करेगा, ताकि मैं एक स्वावलंबी और सफल व्यक्ति बन सकूँ। इस फार्मूले के पीछे प्रकृति का एक नियम है, जिसे अब तक कोई आदमी स्पष्ट नहीं कर पाया है। इस नियम को आप किस नाम से पुकारते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह मानव जाति की सफलता और प्रसिद्धि के लिए काम करता है, बशर्ते बशर्ते इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाए। दूसरी ओर अगर इसका विध्वंसात्मक प्रयोग किया जाए तो वो उतनी ही तत्परता से नष्ट भी कर सकता है। इस वक्तव्य में एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई छुपी है, यानी जो हार जाते हैं और गरीबी, दुख और कष्ट में अपना जीवन गुजारते रहते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने आत्म सुझाव के सिद्धांत का नकारात्मक प्रयोग किया है। इसका कारण यह तथ्य है कि विचार के सभी संवेगों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपने आप को अपने भौतिक समतुल्य में रूपांतरित कर लेते हैं। नकारात्मक चिंतन का विध्वंस। अवचेतन मस्तिष्क को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार रचनात्मक है या विध्वंसात्मक। यह उस सामग्री पर काम करता है जो हम अपने विचार संवेगों के द्वारा इसे प्रदान करते हैं। अनकॉन्शियस माइंड डर के द्वारा आवेशित विचार को भी उतनी ही तेजी से हकीकत में बदल देगा जितनी तेजी से यह साहस या आस्था के द्वारा प्रेरित विचार को हकीकत में बदलेगा। बिजली का यदि रचनात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उद्योग के पहियों को घुमाती है, मानव जाति की उपयोगी सेवा करती है, परंतु नकारात्मक प्रयोग किए जाने पर यह जान भी ले सकती है। उसी तरह आत्म सुझाव का नियम आपको सुख, शांति और समृद्धि दे सकता है, या फिर यह आपको दुख, असफलता और मृत्यु की घाटी में फेंक सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस हद तक समझते हैं या लागू करते हैं। अगर आप अपने मस्तिष्क में डर, शंका और अविश्वास भर लेते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आप में अनंत प्रज्ञा की शक्तियों के साथ जुड़ने और उनका प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है, तो आत्म सुझाव का नियम इस अविश्वास के भाव को लेगा और इसे उस सांचे में ढाल देगा जिसके द्वारा आप अवचेतन मस्तिष्क इसे इसके भौतिक समतुल में बदल लेगा। उस हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व दिशा में ले जाती है और दूसरे को पश्चिम दिशा में। आत्म सुझाव का नियम आपको ऊपर उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने विचार की पाल को किस तरह से बांधा है। आत्म सुझाव के नियम के द्वारा कोई भी व्यक्ति उपलब्धि की कल्पनातीत ऊंचाइयों को छू सकता है, और यह इस कविता में बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप नहीं जीत सकते, तो यह लगभग तय है कि आप नहीं जीत पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि दुनिया में हमने यह पाया है। सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है। यह पूरी तरह से मानसिक स्थिति पर निर्भर है। अगर आप सोचते हैं कि आप बिछड़ गए हैं तो सचमुच ऐसा है। आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, तभी आप कभी कोई पुरस्कार जीत सकते हैं। जीवन के युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि जल्दी या देर से जीतता वही है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। उन शब्दों पर ध्यान दीजिए जिन पर जोर दिया गया है, और आप उस गहन अर्थ को समझ लेंगे जो कवि के मस्तिष्क में था। आपके मस्तिष्क में कौन सी प्रतिभा सोई हुई है? आपके मस्तिष्क में कहीं न कहीं उपलब्धि का बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम में जुटा दिया जाए तो वो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिन्हें हासिल करने की बात आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। जिस तरह महान संगीतकार वायलिन के तारों से संगीत की सुंदर लहरियाँ छेड़ सकता है, उसी तरह आप भी अपनी प्रतिभा को जगा सकते हैं, और आपके मस्तिष्क में सोई पड़ी है जो आपके मस्तिष्क में सोई पड़ी है। इसके माध्यम से आप अपने आप को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 40 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन ने जिस काम में हाथ डाला वे उसमें असफल रहे। वे किसी गुमनाम जगह से आए हुए गुमनाम आदमी थे, जब तक कि उनके जीवन में एक महान अनुभव नहीं आया और उस अनुभव ने उनके दिलो दिमाग में सोई हुई उनकी प्रतिभा को नहीं जगाया। तभी जाकर वे दुनिया के सचमुच महान लोगों में से एक बन सके। यह अनुभव दुख और प्रेम के भावों से जुड़ा हुआ था। यह अनुभव एक रुटलेज के माध्यम से आया जो इकलौती महिला थी
जिसे लिंकन ने प्रेम किया था। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि प्रेम का भाव आस्था की मानसिक अवस्था से बहुत करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि प्रेम हमारे विचार संवेगों को उनके आध्यात्मिक समतुल में बदलने के लिए सबसे करीब होता है। अपने शोध के दौरान लेखक ने पाया कि सैकड़ों सफल लोगों की जीवनियों और उपलब्धियों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि उनमें से लगभग सभी की सफलता के पीछे किसी न किसी महिला के प्रेम का प्रभाव स्पष्ट रूप से था। अगर आप आस्था की शक्ति का प्रमाण चाहते हैं तो उन पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धियों का अध्ययन कीजिए जिन्होंने इसका प्रयोग किया है। सूची में सबसे ऊपर नजारेन का नाम आता है। ईसाई धर्म का आधार है आस्था। चाहे कितने ही लोगों ने इस महान शक्ति के अर्थ को गलत ढंग से विश्लेषित किया है और तोड़ा मरोड़ा है, ईसा मसीह की शिक्षा और उपलब्धियों का सार, जिसे चमत्कार के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है, आस्था ही है। अगर चमत्कार जैसी कोई चीज़ होती है तो यह केवल उस मानसिक अवस्था के द्वारा हो सकती है जिसे आस्था कहा जाता है। आइए अब हम उस आदमी के जीवन में आस्था की शक्ति देखें जिसे पूरे मानव सभ्यता बहुत अच्छी तरह से जानती है। उस आदमी का नाम है महात्मा गांधी। इस आदमी में आस्था की संभावना का सबसे चमत्कारी उदाहरण देखने को मिलेगा। अपने समय में गांधी जी के पास जितनी शक्ति थी उतनी किसी जीवित व्यक्ति के पास नहीं थी, और इसके बावजूद उनके पास शक्ति के कोई पारंपरिक औजार नहीं थे, जैसे कि धन, युद्ध के जहाज, सिपाही या हथियार। गांधी जी के पास पैसा नहीं था, घर नहीं था, उनके पास एक सूट भी नहीं था, परंतु उनके पास शक्ति थी। उनके पास ये शक्ति कैसे आई? उन्होंने इसे आस्था के सिद्धांत की समझ के द्वारा विकसित किया, और उनमें यह योग्यता थी कि वे अपनी आस्था को 20 करोड़ लोगों के दिमाग में बो सके। गांधी जी ने 20 करोड़ मस्तिष्कों को एक दिमाग की तरह एक साथ जोड़ने और एक साथ चलने के लिए प्रेरित किया, जो एक महान कार्य था। आस्था के अलावा और कौन सी शक्ति इतना कर सकती है? किस तरह एक विचार ने एक खजाना बनाया। बिजनेस और उद्योग चलाने में आस्था और सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसे में यह रोचक भी है और लाभदायक भी है कि हम एक घटना का विश्लेषण करें जो हमें बहुत अच्छे ढंग से वह तरीका समझाती है जिसके द्वारा उद्योगपतियों और बिजनेसमैनों ने बहुत बड़ी दौलत कमाई। उन्होंने लेने से पहले देने के तरीके से ऐसा कर दिखाया। यह घटना 1900 की है, जब यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉरपोरेशन बन रहा था। जब आप कहानी पढ़ें तो इस मूलभूत तत्वों को अपने दिमाग में रखें और आप समझ पाएंगे कि किस तरह विचार बड़े खजानों में बदलते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अक्सर अक्सर आश्चर्य करते हैं कि किस तरह ढेर सारी दौलत कमाई जाती है, तो यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉरपोरेशन के निर्माण की यह कहानी आपको काफ़ी कुछ सिखा देगी। अगर आपको इस बारे में जरा सी भी शंका है कि इंसान विचारों के माध्यम से या सोचकर अमीर बन सकते हैं, तो ये कहानी आपके मन से शंका को भगा देगी, क्योंकि आप यूनाइटेड स्टेट स्टील की कहानी में इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों का प्रयोग पाएंगे। विचार की शक्ति का अद्भुत वर्णन लॉन लॉवेन ने न्यूयॉर्क वर्ल्ड टेलीग्राम में नाटकीय रूप से किया है, जिसकी अनुमति से इसे यहाँ पर प्रकाशित किया जा रहा है। $1 बिलियन का जबरदस्त भाषण। 12 दिसंबर 1900 की शाम को देश के लगभग 80 अमीर दिग्गज फिफ्थ एवेन्यू के यूनिवर्सिटी क्लब के समारोह हॉल में इकट्ठे हुए। अवसर था पश्चिम से आए हुए एक युवक का सम्मान करना, परंतु आधा दर्जन से अधिक अतिथियों को इस बात का एहसास नहीं था कि वे लोग अमेरिकी औद्योगिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना देखने जा रहे थे। जे एडवर्ड सिमंस और चार्ल्स स्टीवर्ट स्मिथ के हृदय कृतज्ञता से भरे थे, क्योंकि जब वे हाल ही में पिट्सबर्ग गए थे तो चार्ल्स एम स्वाब्स ने उदारतापूर्वक मेहमान नवाजी की थी और उसका अद्भुत अतिथि सत्कार किया था। सिमंस और स्मिथ ने 38 साल के स्वाब से पूर्वी बैंकिंग सोसाइटी का परिचय करवाने के लिए इस डिनर का आयोजन किया था, परंतु उन्हें आशा नहीं थी कि वे इस समारोह में हंगामा खड़ा कर देंगे। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी थी कि न्यूयॉर्क के लोग भाषण की कला को पसंद नहीं करेंगे और उनसे प्रभावित नहीं होंगे, और यदि वे स्टीलमैन, हैरीमैन और वाल्डरबिट जैसे श्रोताओं को बोर नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा कि वे अपने भाषण को 15 या 20 मिनट तक सीमित रखें और फिर अपनी बात को ख़त्म कर दें। जॉन पियर पॉन्ट मॉर्गन अपने उच्च पद के कारण स्वाब की दाईं तरफ बैठे हुए थे। वे भी इस समारोह में सिर्फ कुछ देर तक ही ठहरने वाले थे,
और जहाँ तक प्रेस और जनता का सवाल था, पूरा मामला इतना महत्वहीन था कि अगले दिन इस समारोह का जिक्र किसी भी अखबार में नहीं छपा। दोनों मेजबानों और उनके प्रख्यात अतिथियों ने अच्छी तरह से डिनर किया। बीच में बहुत कम चर्चा हुई, जितनी हुई वह भी तनाव के माहौल में हुई। बहुत कम बैंकर और ब्रोकर स्वाब से मिले थे, जिसका करियर मानो गाहेला के किनारे पर परवान चढ़ा चढ़ा था और उसे कोई भी अतिथि ठीक से नहीं जानता था। परंतु शाम खत्म होने से पहले उन सभी और मनी मास्टर मॉर्गन के पैरों तले जमीन खिसक गई और बिलियन डॉलर के यूनाइटेड स्टील कॉरपोरेशन का बीज बोया गया। इतिहास के लिहाज से शायद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस डिनर में चार्ल्स श्वाब के दिए हुए भाषण का कोई रिकॉर्ड नहीं है। शायद यह एक घरेलू भाषण होगा जिसमें ग्रामर की कई गलतियां होंगी, क्योंकि श्वाब भाषा की शुद्धता पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। और उस भाषण में सूक्तियाँ और चुटकुले भी होंगे, परंतु इसके अलावा उसमें एक प्रबल शक्ति थी जिसका उन $5 बिलियन के लगभग की संपत्ति वाले श्रोताओं पर अविस्मरणीय प्रभाव पड़ा। जब ये 90 मिनट का भाषण समाप्त हुआ और जब श्रोता इसके जादू के कारण अब भी मंत्रमुग्ध मुग्ध थे, तो मॉर्गन वक्ता को एक खिड़की के पास अलग ले गए, जहाँ चौखट पर बैठकर और पैरों को नीचे लटकाकर उन्होंने 1 घंटे तक चर्चा की। श्वाब के व्यक्तित्व का जादू पूरी शक्ति से काम कर रहा था, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण और अधिक स्थायी व पूर्ण और स्पष्ट प्रोग्राम था जो उन्होंने स्टील के विस्तार के लिए प्रस्तुत किया था। कई और लोगों ने मॉर्गन की रुचि जगाने की कोशिश की थी कि वे स्टील के लिए भी उसी तरह का ट्रस्ट बनाए जिस तरह बिस्किट, वायर, हुप, शक्कर, रबर, विस्की, तेल या च्युइंगम के लिए बनाया गया था। जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के गैम्बलर ने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परंतु मॉर्गन को उस पर भरोसा नहीं था। विल और जिम मूर, जो शिकागो में स्टॉक जावर थे और जो एक मेश ट्रस्ट और क्रेकर कॉरपोरेशन बना चुके थे, उन्होंने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परंतु वे भी असफल हुए थे। देहात के वकील अल्बर्ट एच गेरी भी यही चाहते थे, परंतु वे इतने बड़े नहीं थे कि उनकी बातों का प्रभाव पड़े। सिर्फ स्वाब की वाक्पटुता ही जेपी मॉर्गन को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकी जहां से वे यह देख पाए कि इस साहसिक आर्थिक कार्य के कितने जबरदस्त परिणाम निकलेंगे। हालांकि आसानी से पैसे कमाने वाले लोगों की नज़र में यह विचार एक पागलपन भरा सपना ही था। आर्थिक चुंबकीयता पर एक पीढ़ी पहले शुरू हुई थी और इसने स्टील जगत में हजारों छोटी और कई मामलों में अक्षमता से चलाई जा रही कंपनियों को बड़े और प्रतियोगिता में धराशायी हो चुके कारपोरेशनों में तब्दील किया था। और यह हंसमुख बिजनेस पायरेट जॉन डब्ल्यू गेट्स के द्वारा खोजी गई तकनीकों से संभव हुआ था। छोटी कंपनियों की श्रृंखला से गेट्स पहले ही अमेरिकन स्टील एंड वायर कंपनी बना चुके थे और मॉर्गन के साथ मिलकर उन्होंने फेडरल स्टील कंपनी बना ली थी। परंतु अगर इसकी तुलना एंड्रयू कार्नेगी के विशालकाय ट्रस्ट से की जाए, जिसके 53 स्वामी और संचालक थे, तो ये सारी कंपनियां और कारपोरेशन बौने थे। चाहे वे कितनी ही एकता का परिचय दे दें, परंतु वे सब मिलकर भी कार्नेगी के साम्राज्य में सुरंग नहीं लगा सकते थे और मॉर्गन यह बात जानते थे। कार्नेगी भी यह बात जानते थे। स्कबो कैसल की शानदार ऊंचाइयों से उन्होंने पहले तो रोचकता से और बाद में चिढ़कर देखा कि मॉर्गन की छोटी कंपनियां उनके बिजनेस में किस तरह प्रवेश कर रही है। जब यह प्रयास अधिक साहसिक हुए तो कार्नेगी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। उन्होंने यह फैसला किया कि वे अपने प्रतियोगियों को हर मिल को डुप्लिकेट करेंगे। अब तक उन्होंने वायर, पाइप, हुप या सीट में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। इसके बजाय वे इतने में ही संतुष्ट थे कि वे इस तरह की कंपनियों को कच्चा स्टील बेचा करते थे। उन्हें इसे अपने मनचाहे आकार में ढालने देते थे, परंतु अब अपने प्रमुख और योग्य लेफ्टिनेंट श्वाब के सहयोग से वे अपने दुश्मनों को बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। चार्ल्स एम श्वाब के भाषण में मॉर्गन की एकता की समस्या का जवाब मिल गया। कार्नेगी के बिना कोई भी ट्रस्ट, जिसके पास सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी, दरअसल ट्रस्ट कहा भी नहीं जा सकता। जैसा कि एक लेखक ने कहा है, यह ऐसा नींबू का शरबत होगा जिसमें नींबू ही न हो। 12 दिसंबर 1900 की रात को श्वाब के भाषण में निश्चित रूप से ये संकेत था। हालांकि इस बात का कोई दावा या वादा नहीं किया गया कि विशालकाय कार्नेगी साम्राज्य मॉर्गन के टेंट में लाया जा सकता है। श्वाब ने स्टील के भविष्य के बारे में चर्चा की और एक ऐसा सिस्टम बनाने पर जोर दिया जिसमें सक्षमता और विशेषज्ञता हो, असफल मिलों की तालाबंदी हो और सफल वस्तुओं पर प्रयास की एकाग्रता हो, खनिज के आवागमन में बचत हो
ओवरहेड और प्रशासनिक मदों में बचत हो और विदेशी बाजार में सफल प्रवेश हो। यही नहीं, उन्होंने इन लोगों को यह भी बताया कि उनकी पारंपरिक पायरेसी में गलतियां कहाँ हो रही हैं। उन्होंने ऐसा संकेत किया कि उनके बिजनेस का वर्तमान लक्ष्य मोनोपोली बनाना, कीमतें बढ़ाना और इस पूरी प्रक्रिया में खुद को मोटे मोटे डिविडेंड देना था। स्वाब ने रोचक अंदाज में इस सिस्टम की आलोचना की। उन्होंने अपने श्रोताओं को ये बताया कि इस तरह की नीति में दूरदर्शिता नहीं है और इसका कारण यह है कि यह बाजार को एक ऐसे युग में संकुचित कर रही थी जिसमें हर तरफ विस्तार का बोलबाला था। उन्होंने यह दावा किया कि स्टील की कीमत कम करने से बाजार का विस्तार होगा, स्टील के अधिक उपयोग खोजे जाएंगे और विश्व के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा उनकी झोली में आ जाएगा। दरअसल हालांकि स्वाब को ये बात पता नहीं थी, परंतु स्वाब आधुनिक मास प्रोडक्शन के मसीहा थे। यूनिवर्सिटी क्लब का डिनर समाप्त हुआ। मॉर्गन अपने घर लौट गए और स्वाब की सुनहरी भविष्यवाणी के बारे में सोचते रहे। स्वाब वापस पिट्सबर्ग लौट गए जहां वे एंड्रयू कार्नेगी का स्टील बिजनेस चला रहे थे। गैरी और बाकी लोग अपने स्टॉक टिकर्स के पास वापस लौट गए जहां वे अगले कदम का इंतजार करने लगे। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा। स्वाब ने उनके सामने तर्कों का जो भोज रखा था उसे पचाने में मॉर्गन को एक सप्ताह लगा। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से आश्वस्त कर लिया कि इसका परिणाम आर्थिक अपच नहीं होगी। उन्होंने स्वाब को बुलवाया और उन्होंने पाया कि वह युवक जरा संकुचित था। स्वाब ने संकेत किया कि कार्नेगी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि उनकी कंपनी का विश्वसनीय प्रेसिडेंट वॉल स्ट्रीट के सम्राट के साथ मुलाकात कर रहा है, जबकि कार्नेगी ने यह कसम खाई थी कि वे वॉल स्ट्रीट पर कभी कदम नहीं रखेंगे। फिर जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के बिचौलिए ने सुझाव दिया कि अगर स्वाब फिलाडेल्फिया में वैल्यू होटल में रहें तो जेपी मॉर्गन भी उसी समय उस होटल में रहेंगे। जब स्वाब आए तो मॉर्गन दुर्भाग्य से न्यूयॉर्क के अपने घर में बीमार थे और इसलिए उनके प्रबल आग्रह पर स्वाब न्यूयॉर्क गए और उस आर्थिक दिग्गज की लाइब्रेरी में उन दोनों की मुलाकात हुई। कुछ आर्थिक इतिहासकारों का विश्वास है कि इस नाटक की शुरुआत से लेकर अंत तक मंच के निर्देशक एंड्रयू कार्नेगी थे। वे यह मानते हैं कि स्वाब के डिनर से लेकर उनका प्रसिद्ध भाषण, स्वाब और मॉर्गन की रविवार रात की मुलाकात तक की सारी घटनाएं चतुर चतुर स्कॉट कार्नेगी के दिमाग की उपज थी, परंतु सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी थी। जब स्वाब को इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए बुलाया गया तो वे यह नहीं जानते थे कि लिटिल बॉस एंड्रयू कार्नेगी इसे मानेंगे भी या नहीं। वे ये बेचने के प्रस्ताव के बारे में सोचेंगे या नहीं, खासकर उन लोगों को जिनसे वे बुरी तरह से चिढ़ते थे। परंतु स्वाब उस मुलाकात में अपने साथ अपनी ही लिखाई में कॉपर प्लेट के आंकड़ों की 6 शीट लेकर आ गए, जिनमें ये लिखा हुआ था कि इस नए ट्रस्ट की हर स्टील कंपनी का आर्थिक मूल्य और उसकी संभावित आर्थिक कमाई की क्षमता क्या थी। चार लोग उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए पूरी रात बैठे रहे। जाहिर है कि इनमें सबसे प्रमुख व्यक्ति मॉर्गन थे, जिनका धन के दैवी अधिकार में दृढ़ विश्वास था। उनके साथ उनका अभिजात पार्टनर रॉबर्ट बेकन था, जो एक विद्वान और सुसंस्कृत व्यक्ति था। तीसरा था जॉन डब्ल्यू गेट्स, जिन्हें मॉर्गन एक गैम्बलर होने के कारण छोटा समझते थे, उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल करते थे। चौथे खुद स्वाब थे, जो स्टील बनाने और बेचने की प्रक्रियाओं के बारे में उस समय जीवित किसी भी समूह से अधिक जानते थे। पूरी चर्चा में पिट्सबर्ग के इस आदमी के आंकड़ों के बारे में कोई सवाल नहीं किया गया। अगर उन्होंने कह दिया कि किसी कंपनी का मूल्य इतना था तो उस कंपनी का मूल्य उतना ही था, न उससे अधिक न उससे कम। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस ट्रस्ट में केवल वही कंपनियां रहें जिनका नाम उन्होंने लिखा था। उन्होंने एक ऐसे कॉरपोरेशन की रचना की थी जिसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा। उन मित्रों के लालच की संतुष्टि भी नहीं होगी जो अपनी कंपनियों के बोझ को मॉर्गन के विशाल कंधों पर उतारना चाहते होंगे। जब जब सुबह हुई तो मॉर्गन उठे और उन्होंने अपनी कमर सीधी की। केवल एक ही सवाल रह गया था, क्या आपको लगता है कि आप एंड्रयू कार्नेगी को बेचने के लिए राजी कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। स्वाब ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा। अगर आप उन्हें बेचने के लिए राजी कर ले तो मैं खरीद लूँगा, मॉर्गन ने जवाब दिया। यहाँ तब तक सब कुछ ठीक था, परंतु क्या कार्नेगी बेचेंगे? और अगर बेचेंगे तो बदले में कितनी रकम मांगेंगे? स्वाब का अनुमान था लगभग 32 करोड़ डॉलर। और वे यह रकम किस रूप में चाहेंगे, कॉमन या प्रीफर्ड स्टॉक के रूप में, बॉन्ड के रूप में, नकद? कोई भी $1 बिलियन का 32% नकद में नहीं दे सकता था। जनवरी में वेस्ट चेस्टर में
सेंट एंड्रयू लिंक्स में गोल्फ गेम चल रहा था और एंड्रयू ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहने हुए थे और चार्ली लगातार बोल रहे थे ताकि कार्नेगी का हौसला बुलंद रहे। परंतु तब तक बिजनेस के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया था, जब तक कि वे दोनों कार्नेगी कॉटेज की आरामदेह गर्मी में नहीं बैठ गए। फिर उसी पटुता के साथ जिससे उन्होंने यूनिवर्सिटी क्लब के 80 करोड़पतियों को मंत्रमुग्ध किया था, स्वाब ने आराम से रिटायर होने के सुनहरे सपने बताए। उस बूढ़े आदमी की सामाजिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए करोड़ों अरबों का जिक्र किया। कार्नेगी ने जवाब में कागज के एक टुकड़े पर एक रकम लिखकर स्वाब को थमा दी और कहा, ठीक है, हम इतने में बेच देंगे। लगभग 40 करोड़ डॉलर था, और अगर स्वाब के द्वारा अनुमानित 32 करोड़ डॉलर के आंकड़े को मूलभूत आंकड़ा माना जाए तो इसमें पिछले 2 सालों में पूंजी मूल्य में हुई वृद्धि के रूप में 80 करोड़ जोड़ दिए गए थे। सॉरी, 8 करोड़ जोड़ दिए गए थे। बाद में ट्रांस अटलांटिक लाइनर के डेक पर खड़े होकर कार्नेगी ने मॉर्गन से अफसोस से कहा, काश मैंने आपसे 1 करोड़ डॉलर ज़्यादा मांगे होते। अगर आपने मांगे होते तो आपको वो मिल गए होते, मॉर्गन ने उन्हें खुश खुश होकर बताया। इस बात से काफ़ी सनसनी फैली। एक ब्रिटिश संवाददाता ने चार तार दिया कि विदेशी स्टील जगत इस दैत्याकार ट्रस्ट से स्तंभित है। येल के प्रेसिडेंट हेडली ने घोषणा की कि अगर देश में ट्रस्ट बनाने संबंधी नियम नहीं बनाए गए तो अगले 25 सालों में वाशिंगटन में एक सम्राट शासन करेगा। परंतु योग स्टॉक विशेषज्ञ कीन ने एक नए स्टॉक को जनता को इतनी योग्यता से बेचा कि सारा का सारा पानी, कई लोगों का अनुमान था, 60 करोड़ डॉलर पलक झपकते ही सोख लिया गया। कार्नेगी के पास करोड़ों डॉलर थे और मॉर्गन सिंडिकेट के पास कष्ट उठाने के एवज में 62 6 करोड़ 20 लाख थे, और इस गेट से लेकर गिरी तक सभी के पास करोड़ डॉलर थे। 38 साल के स्वाब को अपनी पुरस्कार मिला। वे इस नए कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट बन गए। 1930 तक इस पर नियंत्रण करते रहे। माफ़ी चाहता हूँ, संख्या इतनी ज़्यादा है करोड़ डॉलर में कि गिनतियाँ नहीं करते आ रही है। आप इस बुक को पढ़िए, काफ़ी मज़ा आएगा। अमीरी विचार से शुरू होती है। आपने कभी जो नाटक की कहानी पढ़ी आपने अभी जो नाटक की कहानी पढ़ी वह उस तरीके का आदर्श उदाहरण है जिसके द्वारा इच्छा अपने भौतिक समतुल में रूपांतरित की जा सकती है। यह दैत्याकार कॉरपोरेशन एक इंसान के दिमाग में पैदा हुआ था। वह योजना जिसके द्वारा संगठन में ऐसी स्टील मिलें शामिल की गई जिनसे इसे आर्थिक स्थिरता मिली, वह भी एक इंसान के दिमाग की उपज थी। उसकी आस्था, उसकी इच्छा, उसकी कल्पना, उसकी लगन, वे सच्चे तत्व थे जिनकी वजह से यूनाइटेड स्टेट स्टील का निर्माण हुआ। एक बार कानूनी रूप से अस्तित्व में आ जाने के बाद कॉरपोरेशन में जितनी स्टील मिलों और यांत्रिक उपकरणों को हासिल किया, वे सब इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। परंतु सावधानीपूर्वक किए गए विश्लेषण से यह तथ्य पता चला कि कॉरपोरेशन द्वारा हासिल की गई प्रॉपर्टी की अनुमानित मूल्य लगभग 600 मिलियन डॉलर बढ़ गया, और इसका कारण सिर्फ इतना सा था कि सारी प्रॉपर्टी एक ही मैनेजमेंट के नियंत्रण में आ गई थी। दूसरे शब्दों में, चार्ल्स एम स्वाब का विचार और आस्था, जिसके द्वारा उसने जेपी मॉर्गन और अन्य लोगों के सामने अपने विचार प्रकट किया, का बाजार मूल्य 60 करोड़ डॉलर का लाभ था। एक विचार के लिए एक छोटी रकम नहीं है। यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉरपोरेशन समृद्ध हुआ और अमेरिका के सबसे अमीर और सशक्त कॉरपोरेशन में से एक बना। इसमें हजारों लोग काम करते थे। इसमें स्टील के नए प्रयोगों को विकसित किया गया, और इस तरह इसने यह सिद्ध किया कि स्वाब के उस विचार में सचमुच दम था जिसका लाभ 60 करोड़ डॉलर था। अमीरी विचार के रूप में शुरू होती है। धनराशि की सीमा उस व्यक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है जिसके दिमाग में ये विचार आता है। आस्था सीमाओं को हटा देती है। जब आप जीवन से अपनी मनचाही वस्तु के लिए कीमत का सौदा करें तो इस बात का जरूर याद रखें। यहाँ पर एक कहानी आस्था वाली समाप्त होती है। माफ़ी चाहता हूँ, बीच में थोड़ा सा डॉलर पढ़ते समय में अटक गया था, क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा थी कि बोलने में मुझे अजीब सा लग रहा था। लेकिन आप इसको पढ़िए, इस बुक को, और सुनिए। आस्था का सबसे बढ़िया कहानी है, स्टोरी है। धन्यवाद, आपने सुना। इसके आगे का चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ओके, हैव ए नाइस डे।